अभी तक हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन और कारक पढ़ चुके हैं। इसमें से आपने क्या देखा कि संज्ञा, क्रिया तथा विशेषण शब्दों का रूप बदलते रहता है। किसके कारण? लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन तथा कारक के कारण नहीं बदलता है, बल्कि सदा एक समान रहता है। ऐसे शब्द क्या कहलाता है? ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाता है या अव्यय शब्द कहलाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है अव्यय, जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। दोनों सेम है, अविकारी या अव्यय। अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, और विकारी शब्द में क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न हो। अर्थात अविकारी शब्द में कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो, कोई चेंज नहीं है। ठीक उसी प्रकार अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय नहीं हो। राइट? इसको सरल भाषा में समझिए कि जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, सदा एक समान रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, और, तथा, क्योंकि, अरे, वाह आदि। इसमें सारे आ जाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? समझ में आ गई? आगे बढ़ें। चलिए, यह हिंदी व्याकरण का जो है महत्वपूर्ण अंग है। इसको समझने के लिए अव्यय को समझना आवश्यक है। इससे स्कूल के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संस्कृत शब्द है, इससे रिलेटेड है संस्कृत से, जो कि स्टूडेंट को थोड़ी टफ लगता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया का रूप बदलते रहता है, यानी चेंज होते रहता है, और अविकारी यानी यह अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होती है। मूल रूप से यह ऐसे समझिए कि मूल रूप से हम हर स्थिति में अगर देखते हैं, यह एक ही जैसा बना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होती है। इतना याद रखिए, विकारी है तो परिवर्तन, अविकारी है तो अपरिवर्तन, यानी परिवर्तन नहीं। सिर्फ अ का फर्क है। विकारी अविकारी में दोनों में सिर्फ अ का फर्क है। अ का मतलब ही होता है कि कोई परिवर्तन नहीं है। अब इतना तक समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब इनके भेदों के बारे में जान लेते हैं। अब अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है संबंध बोधक, जिसे प्रेपोजिशन कहते हैं। थर्ड है समुच्चय बोधक, योजक चिन्ह, जिसे कंजक्शन कहते हैं। नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और 5th है एंड लास्ट है निपात पार्टिकल। आइए हम प्रत्येक भेदों को विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण सबसे बहुत साधारण सी भाषा में इसका परिभाषा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बिल्कुल ईजी है। जो यहाँ क्या लिखना है आपको? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे
काम क्या है, क्रिया क्या हो, काम है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, सविता ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। इसमें सविता क्या हो गई, संज्ञा हो गई। पढ़ना उसका क्या हो गया, वर्ग है। और उसकी खास विशेषता क्या हो गई, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगी, ध्यानपूर्वक। कैसे पढ़ रही है, यहाँ कैसे जो शब्द है ना वही उसका क्रिया विशेषण है। तो सविता संज्ञा हो गई, पढ़ रही है उसका क्रिया हो गई। और क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो हम ध्यानपूर्वक, कैसे पढ़ रही है, ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। तो ध्यान उसकी खास क्रिया की विशेषता बता रही है। तो ध्यानपूर्वक जो है यहाँ ये अंडरलाइन है क्रिया विशेषण। आई बात समझ में। कैसे पढ़ रही है ये देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक ही पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं ना, स्थिरता एकाग्रता हो के बैठ के पढ़ते हैं, इधर उधर दिमाग भटकता नहीं है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट ऐसे नहीं हैं, ये पहले की बात कर रही हूँ मैं। आजकल के स्टूडेंट का ध्यान हमेशा मोबाइल पे रहता है। थोड़ी वक्त ध्यान लगाया पढ़ने तो बैठ गया, उसके बाद क्षणिक दिमाग इधर मोबाइल में, इधर यहाँ। देखिए मोबाइल ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी देखने की चीज़ है, अच्छी बातें हैं। लेकिन यहाँ यह एग्जाम्पल में बता रहा है कि सविता ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की खास विशेषता बताए, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, चीता तेज दौड़ता है। चीता नाउन संज्ञा, दौड़ना उसका कार्य हो गया, क्रिया हो गया, और उसका तेज जो है क्रिया विशेषण हो गया। राइट, समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट है संबंध बोधक। ये है संबंध बोधक। क्या है, एक प्रेपोजिशन है। संबंध बोधक यहाँ प्रेपोजिशन है, एक्चुअली एक रिलेशन टाइप से है संबंध बोधक। तो आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो शब्द वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, यानी उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है, जो शब्द वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्यांश या वाक्य दोनों के एक अन्य मतलब दूसरे शब्दों से जोड़ता है, उसे हम संबंध बोधक। रिलेशन कैसे होती है, एक दूसरे से। ऐसे तो नहीं होता ना सिर्फ सिंगल फैमिली, जब उसके कोई रिश्तेदार होते हैं, बुआ लोग होते हैं, चाचा लोग होते हैं, तो उसके एक रिलेशन है। तो एक दूसरे को तभी एक जोड़ कर जो है हम एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो वो एक संबंध जोड़ा। तो क्या यहाँ वो रिलेशन नहीं है, यहाँ वो कोई फैमिली नहीं है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं संबंध बोधक। यहाँ हम एक जो शब्द एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ता है, यानी किसको, संज्ञा तथा सर्वनाम का दोनों का संबंध जो जोड़ता है किससे, वाक्य या वाक्यांश के किसी अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। विद्यालय के बाहर बस खड़ी है। अब विद्यालय में ही विद्यालय के बाहर, विद्यालय यहाँ के बाहर जो हो गया एक दूसरे से जोड़ रही है। एक तो विद्यालय के बाहर क्या खड़ी है, बस खड़ी है ना। ये एक वाक्य है, उसके बाद दूसरे वाक्यों को दूसरे शब्दों से दोनों को जोड़ रही है। विद्यालय के बाहर बस खड़ी है। बच्चे स्कूल से बस से आते हैं तो विद्यालय के बाहर बस खड़ी है। तो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ती है, इसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक योजक, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का मतलब ही होता है कि आपस में जोड़ना। जो शब्द जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ क्या है, दो या दो शब्दों से अधिक, यानी हो सकता है 3, हो सकता है 4,
दो या दो से अधिक किसको, शब्दों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, यानी शब्द को भी जोड़ता है और वाक्य को भी जोड़ता है। कितना, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। शब्द और वाक्यों को दोनों को आपस में जोड़ती है, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अब दो है, जैसे माता और पिता सो रहे हैं। माता और पिता हो सकता है और भी बोल सकते हैं, तो यहाँ थर्ड को भी जोड़ सकते हैं, कोमा माता पिता और पुत्र सो रहे हैं, पुत्री सो रही है। ऐसे करके वाक्य, यानी दो या दो से, मिनिमम दो या दो होना ही चाहिए, दो से अधिक हो सकती है, लेकिन यहाँ कम से कम दो होना ही जरूरी है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं, एग्जाम्पल को। प्रियांशु और दिव्यांशु जुड़वा भाई है। तो ये प्रियांशु और आ गया ना, दो शब्द आ गया इसमें। और क्या हो गया, यहाँ माता पिता कुछ भी नहीं है, मायने नहीं रखता है। प्रियांशु और दिव्यांशु मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको अंडरलाइन जो है और होना चाहिए। इसका जो समुच्चय बोधक योजक है ना, ये और होगा। क्यों और होगा, क्योंकि ये कह रहा है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग देखते हैं तो दो या जो है ना, या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को आपस में जोड़ता। आप यानी आपस तो दोनों यही हुआ ना, प्रियांशु और दिव्यांशु तो दोनों नाम है, लेकिन जुड़ तो रहा है और को ना, जोड़ रहा है ना, तो क्या कह रहा है, जुड़वा भाई है। तो और जो है ये आपका समुच्चय बोधक योजक अव्यय कहलाता है। राइट। नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। बहुत ही आसान ये भेद है। अब बताएं, विस्मयादि बोधक में मैंने पहले ही बताया, सिंपल सी भाषा है, जहाँ हर्ष, क्या कहते हैं, आश्चर्य, भय, घृणा आदि, शोक, जो भी हो, ये ऐसे शब्दों को कहीं भी आपके सेंटेंस के आगे लग जाए ना, तो ये आपको विस्मयादि बोधक होती है। कहीं भी आपको इसको तो देखना ही नहीं है, इसकी पहचान ही है एक डंडी और नीचे पॉइंट। और इसका एग्जाम्पल जो होता है, कुछ हर एग्जाम्पल के, हर प्रश्न के पीछे, हर एक जो भी हो शब्द के आगे ये चिन्ह जो है प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है, ये सबसे अच्छा है, आसान है, याद करने की ज़रूरत नहीं। आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे छी, अरे, वाह, हाय आदि। आइए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे शाबाश, उसके आगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। दूसरा एग्जाम्पल, छी, कितनी गंदगी है। इसके जहाँ भी होगा ऐसा शब्द, उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ होगा ऑलरेडी, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट है आसान है। राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट है निपात, पार्टिकल। जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। निपात का अर्थ ही होता है किसी भी शब्द पर बल देना, यानी जोड़ देना, उस पर प्रभाव डालना। तो यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगाकर, यानी कोई शब्द है उसके बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ बाद में लगा दिया, लेकिन उसका खास उसके अर्थ में एक विशेष बल देता है, यानी विशेष जोड़ देता है, उन्हें हम निपात अव्यय कहते हैं। जैसे इसका ही, भी, तक, केवल, ना आदि, इन शब्दों का प्रयोग करे जाते हैं और इसमें ऐसे शब्दों में ज़्यादा बल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
मुझे राम ने ही यह समाचार दिया था। इसमें क्या है? ही आया। मुझे राम ने ही को अंडरलाइन करते हम, यह समाचार दिया था। तो निपात क्या कह रहा है? इसका एग्जाम्पल में ही था, यहाँ भी होगा तब भी यही होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? शब्द किसी शब्द के बाद, यानी मुझे राम ने, उसके बाद ही लगा और यह समाचार दिया था। सोचिए कितनी बड़ी समाचार उसने दिया, यानी एक समाचार, कोई गुड न्यूज़ दिया, कोई बैड न्यूज़ दिया, तो उस पर एक इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बल पड़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट लिख दिया कि मुझे राम ने ही तो बोला था, दैट्स इट, बोला था। लेकिन यहाँ कह रहा है मुझे राम ने ही यह समाचार दिया था। तो कितना बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है कि यह एक अच्छा समाचार दिया है। तो इसका मतलब है कि यही परिभाषा अकॉर्डिंग कहता है कि किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ में कोई खास विशेष बल देता है, उसे हम निपात अव्यय कहते हैं। आई समझ में आ गई होगी। चलिए, ये तो थे अविकारी शब्द के भेद। अब हम अगली कक्षा में सभी के भेदों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।